स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव विविधता के प्रतिरूप या पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने जैव विविधता के स्तर और पृथ्वी और भारत में जो जैव विविधता पाई जाती है उसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से पृथ्वी पर जैव विविधता के अलग अलग पैटर्न्स पाए जाते हैं, अर्थात जैव विविधता कम या अधिक संख्या में पाई जाती है, या जो जैव विविधता होती है वो कहीं पर कम देखने को मिलती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसका कारण क्या है और उन कारणों से जो किस तरह के पैटर्न बनते हैं। तो इसमें पहला अपन पढ़ने वाले हैं अक्षांशीय प्रवणता। तो देखिए, जो अक्षांश होते हैं वो हमारी पृथ्वी पर जो जिसको अपन आडी लाइन बोलते हैं, इस तरह की जो लाइनें होती हैं हमारी पृथ्वी पर खिंची हुई, वो अक्षांश रेखाएं होती है। तो ये अक्षांश किस तरह से जैव विविधता के प्रतिरूप को प्रभावित करती है, या इनके आधार पर किस तरह से जैव विविधता कम ज़्यादा पृथ्वी पर पाई जाती है। तो देखिए, ये जो पृथ्वी के जो बिल्कुल मध्य में जो रेखा हमने खींच रखी है, ये हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है और इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। तो ये बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो सूर्य कहीं ना कहीं पूरे साल भर इन स्थितियों में चमकता रहता है। तो जैसे कर्क रेखा में जून अपन देखते हैं, तो भारत की स्थिति अगर देखें तो भारत लगभग इस कर्क रेखा के आसपास है, क्योंकि भारत के 8 राज्यों में से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो अधिकांश जो भारत का जो क्षेत्र है वो हमारे ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा के जो उत्तर और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में ही लगभग सूर्य वर्ष भर चमकता रहता है। तो कभी ये कर्क स्थिति में संक्रांत में रहता है, कभी भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है, तो कभी मकर रेखा पर सूर्य चमकता है। तो ये अलग अलग साल में, अलग अलग महीनों में, अलग अलग दिनों में ये इसकी स्थिति पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण इसकी बदलती रहती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से फिर अपन 66.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं, तो वहाँ पर एक जो कटिबंध है वो होता है हमारा उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसी तरह से जब दक्षिण में जाते हैं 66.5 डिग्री, तो वहाँ पर स्थित है हमारा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसके बाद में जब अपन इसके ध्रुवों पर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव है उत्तर की तरफ और नीचे दक्षिणी ध्रुव है, तो ये हमारे ध्रुव हो जाते हैं। तो सूर्य की स्थिति लगभग यहाँ पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के आसपास साल भर में रहती है। इसलिए इस क्षेत्र में जो गर्मी है वो ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी देखने को मिलेगी, सीधी पड़ेगी। और बाकी जो जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं, सूर्य की रेखाएं तिरछी हो जाती है और वहाँ पर सर्दी की मात्रा बढ़ जाएगी, गर्मी कम पड़ेगी। और ध्रुवों पर जाते हैं तो वहाँ पर तो बर्फ़ ही जमी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर बिल्कुल कम और तिरछी जाएगी। तो ये जो स्थिति है, ये अक्षांश के कारण किस तरह से देखिए जैव विविधता पाई जाएगी, कम ज़्यादा होगी, तो वो अपन देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री और उत्तर और दक्षिण में ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और भारत का अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद में जो इसके उत्तर और दक्षिण में जाते हैं 66 डिग्री, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। और उसके उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो वहाँ पर शीत कटिबंधीय और फिर उसका बिल्कुल ध्रुव आ जाते हैं, जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, देखिए अब किस तरह से ये जैव विविधता को प्रभावित करता है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो देखिए यहाँ पर सूर्य कारण होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान ये सूर्य की स्थिति यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास बदलती रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा प्राप्त करता है वो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। इसलिए सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी वो आपके भूमध्य रेखा के आसपास होगी।
और भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे जैव विविधता कम होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ठंड बढ़ने लग जाएगी और ध्रुवों पर तो बिल्कुल बर्फ जमी रहती है। तो उस स्थिति ये स्थिति जैव विविधता के लिए अनुकूल नहीं है। इसी तरह से भूमध्य रेखा से जब हम दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं तो भी ये स्थिति आती है, जैव विविधता घटती जाती है। या ध्रुवों से अपन जब भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, उसकी ओर से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो फिर जैव विविधता बढ़ने लग जाती है। तो ज़्यादातर जैव विविधता यहाँ इस भूमध्य रेखा के आसपास कर्क रेखा या मकर रेखा की स्थिति में यहाँ पर जो देश होते हैं सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ मिलेगी। चाहे वो दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील हो, चाहे वो भारत हो, तो इन देशों में हमें बहुत ज़्यादा जैविक विविधता देखने को मिल जाएगी। तो उसके अपन कारणों से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, संपूर्ण विश्व में जंतु और पादपों की जैव विविधता समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। तो ये अक्षांशों के विस्तार के कारण है कि किस तरह से वहाँ पर जैव विविधता प्रभावित हो रही है। सामान्यतः जो भूमध्य रेखा है, जो हमारी जिसको अपन इक्वेटर भी कहते हैं, से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है, क्योंकि अनुकूल मौसम नहीं रहता है। ध्रुवों की तरफ अपन जब जाते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की तरफ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बर्फ जमी रहती है, तो जैव विविधता वहाँ पर धीरे धीरे कम होती जाती है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र? भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर वाला और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो सीमा है या क्षेत्र है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण और जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं उनसे अधिक जातियाँ पाई जाती है। तो कहने का मतलब है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के पास कोलंबिया में, एक उदाहरण देकर अपन इसको समझते हैं। देखिए कि भूमध्य रेखा के पास जो कोलंबिया है उसमें जो पक्षियों की 1400 प्रजातियां पाई जाती है। 1400 प्रजातियां के पक्षी पाए जाते हैं। अब थोड़ा उत्तर की तरफ चलते हैं तो न्यूयॉर्क है जो 41 डिग्री उत्तर में है, उसमें मात्र 105 पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। क्योंकि जैसे जैसे अपन ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो हमने ये कहा था कि जातियां या जैव विविधता कम होती जाती है। तो देखिए 41 डिग्री जब अपन उत्तर में जा रहे हैं न्यूयॉर्क की तरफ, तो 105 पक्षी वहाँ पर मात्र पाए जाते हैं प्रजातियों के रूप में। और जब अपन ग्रीनलैंड की तरफ जाते हैं जो कि 71 डिग्री उत्तर में, और ज़्यादा अपन उत्तर में जा रहे हैं ग्रीनलैंड की तरफ, जहाँ पर बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, बर्फ़ जमी रही है, उसमें केवल 56 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है। तो मात्र उसमें 56 प्रजातियाँ। तो भूमध्य रेखा के आसपास 1400, फिर 41 डिग्री उत्तर न्यूयॉर्क में गए तो 105, फिर और ज़्यादा उत्तर में गए 71 डिग्री, तो वहाँ पर मात्र 56 प्रजातियाँ। तो अपन ये देख रहे हैं कि लगातार पक्षियों की प्रजातियों की संख्या कम होती जा रही है। और यही हम कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा से जब उत्तरी ध्रुव की तरफ चले जाओ या दक्षिण ध्रुव की तरफ चले जाओ, जैव विविधता कम होती जाती है। भारत, जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, क्योंकि भारत के लगभग बीच में से 8 राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत का अधिकांश जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ गया है, जिसमें 1200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। देखिए भारत की स्थिति देखें अपन भूभाग की, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर 1200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास 1400 है कोलंबिया में, भारत थोड़ा सा कर्क रेखा की तरफ है, तो वहाँ पर थोड़ी सी कम मतलब लेकिन ज़्यादा है, 1200 पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। तो ये उदाहरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं जैव विविधता कम होती जाती है। इसी तरह से अपन एक उदाहरण और लेते हैं, जिससे इक्वेडोर जो कंट्री है, दक्षिणी अमेरिकी देश है, इसके उष्णकटिबंधीय जो वन क्षेत्र है उसमें सवैनी पादपों की जातियों की संख्या, सवैनी पादपों की जातियों की संख्या जैसे टेरिडोफाइट्स है या जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो उन पादपों की जातियों की संख्या जो यूएस से है उसके मध्य पश्चिमी स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक पाई जाती है। तो देखिए जो इक्वेडोर है, दक्षिणी अमेरिकी देश है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है,
तो वहाँ पर जो पादपों की जातियाँ पाई जाती है वो अमेरिका के जो मध्य पश्चिमी देश है, जो क्षेत्र है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय में आ गया। तो उससे 10 गुना ज़्यादा पादप प्रजातियाँ इक्वेडोर में पाई जाती है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जैसे-जैसे ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, जैव विविधता कम होती जा रही है। इसी तरह से देखिए, दक्षिणी अमेरिका के जो अमेज़न उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो कि ब्राज़ील में है। दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको हम पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े, लंग ऑफ अर्थ। पृथ्वी के फेफड़े भी इनको कहते हैं अपन। तो जो अमेजन के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, अमेजन रेन फॉरेस्ट जिनको अपन कहते हैं, इनकी जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है। और ये मुख्य रूप से ब्राज़ील जो देश है, सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया है वो मुख्य रूप से ब्राज़ील में पाया जाता है। हालांकि इसमें और भी देश शामिल है, लेकिन इन वर्षा वनों का अधिकांश जो क्षेत्रफल है वो ब्राज़ील में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अगर कोई कहीं पर है तो वो ब्राज़ील देश में मुख्य रूप से स्थित अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर ये प्रश्न बन जाएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जा रही है। यहाँ पर देखिए, अगर अपने एक उदाहरण के द्वारा समझे तो 40,000 से ज़्यादा पादप प्रजातियाँ पाई जाती है। 3,000 मत्स्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मछलियों की जातियाँ। 1,300 पक्षी की प्रजातियाँ पाई जाती है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और 427 स्तनधारियों की जातियाँ पाई जाती है। इसी तरह से 427 उभयचर की जातियाँ पाई जाती है, जैसे मेंढक वगैरह है। और 378 सरीसृप जो रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले हैं, उनकी प्रजातियाँ पाई जाती है। और 1,25,000 से ज़्यादा अकशेरुकी जो नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं, उनका आवास है। तो अपन एक उदाहरण देखें तो ये केवल जातियां हैं और इन जातियों में हजारों लाखों की संख्या में जीव होते हैं। तो इस तरह से देखें तो बहुत बड़ा एक जैव विविधता का ये क्षेत्र है अमेजन वर्षा वन, जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता को धारण किए हुए हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसका कारण क्या है। देखिए, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसके कारण क्या है। तो पहला कारण देखिए, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वो लाखों वर्षों से ऐसे मौसमी परिवर्तनों से अबाधित रहा है। अबाधित का मतलब उसमें कोई बड़ा मौसम परिवर्तन नहीं होता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है जो जीवन को नुकसान पहुँचाए, जो जीवन को या जीवों को नुकसान पहुँचाए। तो ऐसे मौसमी परिवर्तनों से ये अबाधित रहा है जो जीवन को नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि अपन उत्तर ध्रुव की तरफ या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कभी भी बर्फ़ पड़ जाती है, फिर बर्फ़ पिघल जाती है, और ध्रुवों पर तो हमेशा लगभग बर्फ़ जमी ही रहती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण वो मौसम जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, लाखों वर्ष हो गए, उसमें कोई बड़ा मौसमी परिवर्तन नहीं होता है जो जीवन के लिए नुकसान पहुंचाए। इस कारण नई जाति उद्भव के लिए, नई जाति निर्माण के लिए पर्याप्त समय मिलता है। जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में क्या होती है, बार बार बर्फ गिरती रहती है, बर्फ गिर गई, पिघल गई, फिर पौधा उगा और उसमें पुष्प आया और बीज बनने से पहले फिर से बर्फ गिर गई, पौधा खत्म हो गया है, या जीव ने अंडे दिए या उसने जनन करना शुरू किया और फिर से बर्फबारी हो गई। तो जीव वहाँ पर पूरा अपना जीवन चक्र ही पूरा नहीं कर पाएंगे। इस कारण से वहाँ पर जैव विविधता बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो बार बार बर्फ गिरती रहती है और मौसमी परिवर्तन भी अधिक होते हैं और जल्दी जल्दी होते हैं। इसी कारण से जाति विकास और विविधता के लिए कम समय मिलता है। तो कम समय मिलेगा तो जीव वहाँ पर पनप नहीं पाएंगे। तो महत्वपूर्ण कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का ये है कि यहाँ पर जो मौसमी परिवर्तन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इतने कम होते हैं कि वहाँ पर जीवन आराम से पनप जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा देखिए भिन्न एवं कम मौसमी परिवर्तन होते हैं। ये तो है ना, कम होते हैं, बहुत कम होते हैं और अलग तरीके से मौसमी परिवर्तन होते हैं। अतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नई जातियों का विकास अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है।
सूर्य का पूरे साल भर यहाँ पर किसी न किसी रूप में ऊर्जा देता रहता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर मिलती है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को मिलते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा, जीवों के लिए ऊर्जा मिलेगी, कायांतरण होगा जीवों में, तो जीवों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। तो अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो ये भी एक जैव विविधता का कारण है, जिससे भोजन का उत्पादन भी अधिक होता है और इसी कारण से अधिक जैव विविधता यहाँ पर होती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो एक तो हो गया बहुत कम मौसमी परिवर्तन, और एक हो गया मौसमी परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही कम और अधिक ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं जो जीवन को नुकसान पहुंचाए, और अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होना ये भी एक कारण है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता को बढ़ाने का। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पैटर्न की प्रजाति क्षेत्र संबंध, जिसको अपन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको भी आपको ध्यान से इसको देख लेना है। प्रजाति क्षेत्र संबंध, क्षेत्र का मतलब हो गया एरिया, और प्रजाति स्पीसीज, यानी क्षेत्र और प्रजाति का अपन संबंध निकालेंगे कि एक, जिस तरह से अपन ये कहें कि एक ये छोटा सा क्षेत्र है, इसमें कितनी प्रजातियां होगी, फिर एक ये बड़ा क्षेत्र है, इसमें कितनी प्रजातियां होगी, फिर बड़ा क्षेत्र है उसमें कितनी प्रजातियां निवास करेगी, उससे बड़ा क्षेत्र कर दें तो और कितनी प्रजातियां होगी। तो इस ये जो एरिया बढ़ा रहे हैं अपन, और इसमें जो निवास करने वाली प्रजातियां हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन अपन ढूंढने वाले हैं। तो देखिए, ये एक आवास क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न तरह के जीव निवास करते हैं, तो एक आवास क्षेत्र हो गया, एरिया हो गया, और उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियों की संख्या है उसके मध्य संबंध का वर्णन करता है। तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि उस आवासीय क्षेत्र और उस आवासीय क्षेत्र में जितने भी प्रजातियां पाई जाती है जीवों की, उनका एक संबंध है ये प्रजाति क्षेत्र संबंध। तो ये किसने दिया था? देखिए, जर्मनी के महान प्रकृतिविद हुए हैं और जो भूगोल शास्त्री है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने दक्षिणी अमेरिका में जो जंगल है उसका बहुत गहन अन्वेषण किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मतलब जंगलों की उन्होंने पूरी खोज की, जांच की, अन्वेषण किया, और फिर इन्होंने बताया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर बढ़ती है। जो स्पीसीज रिचनेस होती है, यदि इन्होंने ये कहा है एम्बोल्ड ने कि यदि हम किसी क्षेत्र को कुछ सीमा तक बढ़ाते जाएं, जैसे ये एक क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो जातियाँ बढ़ेगी, फिर इसको बढ़ाकर थोड़ा और बड़ा कर दिया तो भी जातियाँ बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो भी जातियाँ बढ़ेगी। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो गारंटी नहीं है कि जातियाँ बढ़े। तो एक शर्त यहाँ पर लागू हो जाती है कि कुछ सीमा तक यदि हम किसी क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जातियों की संख्या भी बढ़ती है। तो ये सीधा सा संबंध है कि कुछ सीमा तक एक लिमिटेशन है यहाँ पर कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर बढ़ती है। तो अगर हम एक क्षेत्र है उसको बढ़ा रहे हैं तो उसमें जातियाँ बढ़ेगी, फिर उसको बड़ा कर रहे हैं तो भी जातियाँ बढ़ेगी, और बड़ा कर रहे हैं तो जातियाँ उसमें बढ़ेगी। तो ये तो निश्चित बात है कि अगर ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो जातियाँ बढ़ने वाली है, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा अगर अपन क्षेत्र बढ़ा देंगे तब फिर जातियाँ स्थिर हो जाती है या जातियाँ नहीं बढ़ती है। तो ये एक लिमिटेशन है कि कुछ सीमा तक यदि किसी क्षेत्र को बढ़ाया जाए तो उसमें जातीय समृद्धि भी बढ़ती है। तो एक ग्राफ बना ले अपन, देखिए, यदि एस एक जातीय समृद्धि है, जातीय समृद्धि का मतलब है बहुत सारी जातियों की संख्या, और ए एक क्षेत्र है, ए का मतलब एरिया हो गया, एरिया, और एस का मतलब यहाँ पर हो जाती है स्पीसीज, जो स्पीसीज है उसकी संख्या। तो ये डायरेक्ट समानुपाती है कि एस समानुपाती ए, यानी एरिया बढ़ाओगे तो स्पीसीज बढ़ेगी, एरिया घटाओगे तो स्पीसीज घटेगी। इसका मतलब ये हुआ।
अब इसका हमने समानुपाती स्थिरांक ये जो चिन्ह इसको हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट अपन ले आते हैं। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन जाता है S बराबर सी ए जेड। यहाँ पर अपना एक पावर लगाते हैं जेड की, तो ये आपको याद रखना है, इस सूत्र को आपको याद कर लेना है, S बराबर सी ए जेड। तो इसमें ये क्या है देखिए, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास S बराबर सी ए जेड, तो ये जातीय समृद्धि तथा क्षेत्र के बीच का संबंध आयताकार अति परवलयिक रूप में प्राप्त होता है। तो अब ये है कि यदि हम इस S और A के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो एक नॉर्मल जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो आपको ये याद रखना है कि जब अपन जातीय समृद्धि यानी S और क्षेत्र यानी A के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात S बराबर सी ए जेड का अपन को ये प्राप्त होने वाला है। तो इस ये जो वैल्यू है इसका अगर अपन ग्राफ खींचेंगे S बराबर सी ए जेड, तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होने वाला है वो आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में प्राप्त होता है। अब इस लाइन से एक प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि ये जो क्षेत्र और प्रजाति का जो संबंध है, ये फॉर्मूला है S बराबर सी ए जेड, इसका ग्राफ खींचिए। तो ये ग्राफ आपको बताना है कि इसके बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ आएगा आयताकार अतिपरवलय, क्योंकि एक नॉर्मल ग्राफ है। तो अपन देख ये कैसा होगा, देखिए इस तरह से होगा, यदि हम इधर क्षेत्र ले लें ए ले लें और इधर ले लें स्पीसीज, तो ये इस तरह से एक ग्राफ होने प्राप्त होगा अपन को। ये ग्राफ ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। अब यदि हम इसको लॉग संबंध या लॉग पैमाने के रूप में इसको ले लें, देखिए इस संबंध को अगर अपन लघु गणक पैमाने पर दर्शाएं तो ये संबंध एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है। देखिए अब दूसरा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि यदि हम लघु गुणक के रूप में इसको दर्शाएं तो जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देगा, और इसके जो समीकरण बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो इस S बराबर सी ए जेड का समीकरण अपन लॉग के रूप में इस प्रकार लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर लॉग लगा देंगे सबसे पहले, तो जैसे लॉग S से पहले लॉग लगा देंगे तो लॉग S हो गया, फिर बराबर, फिर ये जो C है इसके सामने लॉग लगा देंगे। अब ये गुणा में है तो यहाँ पर बीच में प्लस लगा देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लगा के अब जो ये एक के पावर में जो जेड है, इस जेड को लॉग से पहले लिखेंगे, पावर को पहले लिख लेंगे, तो जेड लिख लेंगे, और फिर जो मेन वैल्यू है ए एरिया की, इसको लॉग के साथ लिख लेंगे। तो लॉग एस बराबर लॉग सी, फिर लॉग से पहले अपन जेड को जो पावर थी उसको लॉग से पहले गुणा में लिख लिया, तो जेड फिर लॉग ए। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला और आ जाता है, इसी का फॉर्मूला है ये लॉग के रूप में, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है देखिए, तो ये एस बराबर जातीय समृद्धि है, स्पेसीज रिचनेस, ए एरिया है, क्षेत्र है। अब ये जो जेड है ये क्या है, ये देखिए रेखीय ढाल है, स्लोप ऑफ लाइन कहेंगे इसको, स्लोप ऑफ लाइन या रेखीय ढाल, जिसको अपन समाश्रयण गुणांक रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। और जो सी है ये जो वाई एक्सेस है उस पर वाई एक्स पर जो अपन अंतःखंड होगा उसको माइनस करेंगे, तो ये इसका मान आएगा सी का। अंतःखंड को अपन इंटरसेप्ट भी कहेंगे। तो अपन चित्र में देखते हैं, देखो इन सभी वैल्यू को, तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाते हैं, एस बराबर सी ए जेड का तो आ जाएगा ग्राफ आयताकार अतिपरवलय, और लॉग के रूप में आ जाएगा ये सीधे रेखा के रूप में। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रजातीय क्षेत्र संबंध में को लॉग के रूप में लिखेंगे तो सीधी लाइन के रूप में लिखेंगे, ये प्रश्न बनेगा। और जब आप जातीय समृद्धि क्षेत्र को नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे एस बराबर सी ए जेड का जो फॉर्मूले के अनुसार, तो यहाँ पर ग्राफ प्राप्त होने वाला अपन को आयताकार परवलय। तो अब अपन ग्राफ को देखते हैं एक बार। देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें इधर हमने दर्शा रखा है क्षेत्र, इधर दर्शा रखा हमने जातीय समृद्धि। तो जो पहला फॉर्मूला था हमारे पास एस बराबर सी ए जेड,
इस फॉर्मूले के अनुसार जब अपन जातीय समृद्धि और क्षेत्र में ग्राफ खींचते हैं तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये कहलाता है आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको ये यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि ये इस फॉर्मूले के अनुसार जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो आएगा आयताकार परवलय, और लॉग के रूप में खींचेंगे तो देखिए ये सीधी लाइन आ रही है, ये बिल्कुल सीधी हो गई है ये लाइन। तो ये लाइन ने क्या दिखा रही है, ये लॉग पैमाने के रूप में क्षेत्र और जातीय समृद्धि के ग्राफ को दिखा रही है। यानी इस लाइन का मतलब है log s बराबर log c प्लस जेड log a। ये जो फॉर्मूला है, वैल्यू है, इसके हिसाब से हम इसको ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल सीधा अपन को दिखाई देगा। अब इसमें जो ये ढाल है, देखिए ढाल है, ये रेखीय जो ढाल है सीधी लाइन वाली, ये ढाल क्या है और ये जब बढ़ती है या कम होती है तो किस तरह से जैव विविधता प्रभावित होती है, तो वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले अपन के, एक ग्राफ के क्षेत्र और जातीय समृद्धि के संबंध के दो फॉर्मूले हमारे पास, s बराबर सी ए जेड और log s बराबर log c और z log a। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूले का तो अपन को ग्राफ प्राप्त होने वाला आयताकार अतिपरवलय और log के रूप में प्राप्त होने वाला है सीधी रेखा के रूप में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो भी अपन देख लेते हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ था, इसके बाद में अपन देखते हैं कि पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने जो छोटे क्षेत्र हैं, देखिए जैसे ब्रिटेन के पादप हैं, कैलिफोर्निया के पक्षी हैं, न्यूयॉर्क के जो मोलस्का है, उसके लिए बताया है कि ये जो जेड है, यानी ये जो जेड है, जो ढलान है, ये जो ढलान है ना जेड, ये जो जेड है ढलान, इसका जो परास है, जैसे अपन यहाँ पर 0.1 0.2 या 1 2 3 4 5 6 किस तरह पैमाने पर लिखें, तो ये आपको याद रखना है कि जो छोटे क्षेत्र हैं जैसे ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क के जो मोलस्का है जो छोटे क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए ये बताया गया है कि जो जेड का मान है यानी जो ढलान है उसका मान है वो 0.1 से 0.2 परास में होता है। तो कहने का मतलब है छोटे क्षेत्रों के लिए इसका परास है वो कम है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, क्योंकि छोटे क्षेत्रों में जो जातीय समृद्धि होती है वो ज़्यादा है, कम मतलब जो जातीय समृद्धि है वो है, इसलिए यहाँ पर इसका परास है वो 0.1 से 0.2 परास में आ रहा है। लेकिन जैसे क्षेत्र बड़ा करेंगे, किसी बड़े क्षेत्र होगा, जैसे एक संपूर्ण महाद्वीप का ले लें, तो यहाँ पर जेड का मान जो आएगा वो 0.6 से लेकर 1.2 परास में होता है, यानी परास बढ़ जाएगा। तो बड़े क्षेत्र के लिए परास का मान ज़्यादा है, 0.6 से लेकर 1.2 तक परास में होगा। 0.6 फिर 1.2 फिर 1.8 इस तरह से, यानी 0.6 से 1.2 परास में हो जाएगा। जैसे विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उसके जो फलाहारी पक्षी और स्तनधारियों की जो रेखा की ढलान है वो 1.15 होती है। देखिए, तो कहने का मतलब है बड़े जो क्षेत्र होते हैं उनकी जो जेड का मान होता है, यानी जो ढलान का मान अपन लिख रहे हैं वो 0.6 से 1.2 परास में होता है। तो जैसे एक उदाहरण दिया मैंने, उस कटिबंधीय जो वन है उनमें जो फलाहारी पक्षी है, स्तनधारी है, उनमें इस ढलान जेड का मान 1.15 होता है। तो यहाँ पर सीधा प्रश्न आ सकता है कि उष्णकटिबंधीय वनों के जो फलाहारी पक्षी होते हैं उनमें जेड का मान कितना होता है, तो वो 1.15। बड़े क्षेत्रों के लिए कितना माना गया है, 0.6 से 1.2, और छोटे क्षेत्रों के लिए 0.1 से 0.2 परास, इसके बीच में इस तक परास में ये होता है जेड का मान। अब ये आता है कि तिरछी जो खड़ी ढलान है इसका क्या मतलब है। तो जो हमने ढलान ले रहे थे, तिरछी खड़ी ये ढलान है, इस ढलान का क्या मतलब है। देखिए, तो ये ढलान का मतलब इतना है कि जितना क्षेत्र बड़ा होगा उतनी ही अधिक जातीय समृद्धि होगी। तो जैसे मान लीजिए ये ढलान इस तरह से है कि ये ढलान इस तरह से हैं, या ये ढलान कुछ इस तरह से हैं, या ये ढलान कुछ इस तरह से हैं। तो जितनी ये ढलान होगी, सीधी ढलान होगी, तिरछी और खड़ी ढलान होने, जितनी ज़्यादा खड़ी है तिरछी होगी। जैसे ये कम तिरछी है, ये फिर ज़्यादा तिरछी है, फिर ये और ज़्यादा तिरछी है। जैसे ए बी सी की बात करें तो ये कम तिरछी है, फिर ये थोड़ी ज़्यादा तिरछी है, ये थोड़ी और ज़्यादा तिरछी है, और सीधी खड़ी है। देखिए,
तो जितनी ज़्यादा तिरछी और खड़ी ढलान होगी, उसका मतलब ये है कि जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतनी ही अधिक जातीय समृद्धि होगी। क्योंकि इधर एस और इधर ए है, तो यहाँ पर इस खड़ी ढलान का मतलब है ए भी बढ़ रहा है तो एस भी बढ़ रही है। और ये ढलान ये कहती है कि ए बढ़ रहा है लेकिन एस थोड़ी कम बढ़ रही है। ये ढलान ये बताती है कि ए बढ़ रहा है लेकिन एस है वो बहुत ही कम बढ़ रहा है। और ये ढलान अगर सीधी हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए तो बढ़ रहा है लेकिन वहाँ पर जातीय समृद्धि नहीं बढ़ रही है। तो ये ढलान इस तरह से जितनी ज़्यादा खड़ी होगी, तिरछी होगी, उसका मतलब है क्षेत्र बड़ा है और जातीय समृद्धि भी उतनी ही ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से आप इस संबंध को समझ गए होंगे और यहाँ से आप प्रश्न को हल कर सकते हो। थैंक यू।